डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेवल 1 की क्वेश्चन 41 टू 50 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 हमें क्या बोल रहा है? O2F2 इज एन अनस्टेबल येलो ऑरेंज सॉलिड एंड H2O2 इज ए कलरलेस लिक्विड। बोथ हैव OO बॉन्ड। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन दीज टू कंपाउंड्स? तो हमारे पास अपन इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। H2O2 ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होगा। सिमिलरली हमारे पास O2F2 भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब अपन बेंड्स रूल के हिसाब से यदि देखें तो जिस पर्टिकुलर बॉन्ड से हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा उस पर्टिकुलर बॉन्ड में हमारे पास परसेंटेज पी करेक्टर हाई होंगे। अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल परसेंटेज पी करेक्टर हाई होंगे तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज एस करेक्टर क्या होंगे? लो। अब यदि इस पर्टिकुलर OF बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर लो है तो OO बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर हाई होंगे। परसेंटेज एस करेक्टर यदि हाई है तो इसका मतलब OO बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। तो अपने पास जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अपन देखें ऑक्सीजन के बीच में तो वो किसका ज़्यादा होगा? H2O2 का ज़्यादा होगा। किससे? O2F2 से। तो अपने पास H2O2 और O2F2 की बॉन्ड लेंथ पूछी गई तो पहले इंक्रीजिंग वैल्यू होनी चाहिए फिर डिक्रीजिंग, यानी 1.48 और 1.22। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 42। द बॉन्ड लेंथ ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल ही अपन इसको सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास S डबल बॉन्ड ऑफ FF दिया हुआ है, इसी तरह से S डबल बॉन्ड ऑफ क्लोरीन, इसी में हमारे पास S डबल बॉन्ड ऑफ Br। तो अपन ने अभी देखा कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर्टिकुलर बॉन्ड में हमारे पास परसेंटेज पी करेक्टर हाई होंगे। परसेंटेज पी करेक्टर हाई होंगे तो परसेंटेज एस करेक्टर लो होंगे। तो पर्टिकुलरली जो दूसरे बॉन्ड्स होंगे वहाँ पर हमारे पास में वो कंपनसेट होगा। तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। परसेंटेज एस करेक्टर हाई होने का सिंपल सा मीनिंग है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ना, जिससे कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अमोंग दीज थ्री कंपाउंड्स सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर सबसे मिनिमम होंगे वो कौन सा होगा? SOBr2। तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर कंपेरेटिवली क्या होंगे? लेस होंगे। परसेंटेज एस करेक्टर हमारे पास लेस होंगे कंपेरेटिवली टू SOF2 SOCl2। तो उस बेसिस पे अपने पास यहाँ पर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? लेस होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस होगी तो बॉन्ड लेंथ हाई हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा हाई बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इन तीनों कंपाउंड में किसकी हो जाएगी? सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड की, ऑप्शन बी की, SOBr2 में। नेक्स्ट है 43। हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है आर्सेनिक F3Cl2। तो अब हमारे पास ये नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक फैमिली में तो इस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अब अपने पास एक्सियल पोजीशन पर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को रखते हैं तो फ्लोरीन को यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में अपने पास एक फ्लोरीन बचा जिसको इस तरह से ट्राइंगल गुलर अरेंजमेंट में, क्योंकि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो ये शो कर रहा है वो कौन सा है? sp3d का ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर अपन फ्लोरीन आर्सेनिक फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल देखें तो ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल देखें तो ये कितना है? 180। यहाँ पर भी फ्लोरीन आर्सेनिक फ्लोरीन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 44। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल? किसका बॉन्ड एंगल हाईएस्ट होगा? तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स देखते हैं। H2O की बात करें तो H2O इस तरह से, OF2 की बात करें तो ये कुछ इस तरह से है। अपने पास OCl और H2S की बात करें तो हमारे पास सल्फर हाइड्रोजन। तो इन सभी केसेस में अपन सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पर अपने को जो दिख रहा है वो क्या है? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है। उसके बाद में अपन यहाँ पर चेक करें तो क्लोरीन क्या होता है? बिगर एटम होता है। तो यहाँ पर ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग बॉन्ड एंगल क्या होगा? हाईएस्ट होगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो हमारे पास ये थीटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। थीटा जो कि बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल थीटा इज मैक्सिमम। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी का लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास ClO2 का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ClO2 का स्ट्रक्चर यदि अपन देखें तो कुछ इस तरह का
क्लोरीन सेंट्रल एटम है, यहाँ पर क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 2 यहाँ पर है और 1 इस तरह से। तो ये जो है ये डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इस क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, तो बेंट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। बट OCl2 में अपन देखें तो OCl2 में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3। तो अपन यदि स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल भी देखें तो sp2 का 120 होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के अराउंड होता है। तो इस बेसिस पे हमारे पास में किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए, ClO2 का ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सही ऑर्डर दिया हुआ है क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, सिमिलरली केस अपन यहाँ पर देखेंगे। अब NO2 माइनस और NO2 इन दोनों में अपन देखें तो दोनों में ही हाइब्रिडाइजेशन पहले चेक करें तो दोनों में ही हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। बट अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कि हमारे पास NO यहाँ पर O माइनस, इसके साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर हो जाएगा। सिमिलरली स्ट्रक्चर ये अपन बनाते हैं NO2 का जिसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो अब यहाँ पर अपने को बॉन्ड एंगल की बात चेक करनी है कि बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा। तो हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होता है, हाई होता है कंपेयर टू सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इस वजह से ये जो रिपल्शन होगा ये हाई होगा, तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, थीटा डिक्रीजेस। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, NO2 का बॉन्ड एंगल NO2 माइनस से ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद अपन देखें CH3 फ्री रेडिकल, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में CF3 का क्या हो जाता है, sp3। इसमें जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट अपन करा देंगे। ठीक है, इसको अपन इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि कब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जब हमारे पास सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज़्यादा हो। तो इस केसेस में अपने पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 का बॉन्ड एंगल जो होगा वह sp3 से ज़्यादा ही है क्योंकि 120 होगा और यहाँ पर नॉर्मल बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री। तो ये करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है। इनकरेक्ट अपने को पूछा है तो इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि हमारे पास OSiH3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर अपन देखते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर अपने को अपीयरेंस तो ऐसे आ रही है जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट यहाँ पे सिलिकॉन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होने की वजह से एक लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, यानी ये ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा और ClO2 ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर ये जो SiH3 ग्रुप है ये हमारे पास बिगर इन साइज है, तो स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से कंपेरेटिवली यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, हाई होगा। स्टेरिक क्राउडिंग है तो बॉन्ड एंगल इज लार्ज या हाई। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होना चाहिए कायदे से बॉन्ड एंगल का वो इस तरह से होना चाहिए जो, तो गिवन हमारे पास इनकरेक्ट है तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 46। इसमें बोला गया है इन एन आयनिक कंपाउंड A+X- द डिग्री ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इज ग्रेटेस्ट। तो हमारे पास कोवलेंट करेक्टर के लिए अपने पास अपन जो देखते हैं दैट इज आयनिक पोटेंशियल। ठीक है, आयनिक पोटेंशियल फाई ये हमारे पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ कैटायन की, या आप कह सकते हो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मोर होगा तो कोवलेंट करेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारे पोलराइजेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ कैटायन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ एनायन के। यानी हमारे पास स्मॉलर कैटायन एंड बिगर एनायन मोर कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है कि हमारे पास कैटायन तो स्मॉल है और एनायन के लार्ज है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 47। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है आयनिक बॉन्ड हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शनल यदि कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास में है, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं
वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। ड्यू टू डायरेक्शनल इन नेचर दे शो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर देखना है कि कौन सा आयनिक बॉन्ड बन सकता है। तो आयनिक बॉन्ड के लिए अपने पास जो बेसिक कंडीशन होती है वो होती है एक कैटायन इजीली बनाने वाला होना चाहिए, एक एनायन इजीली बनाने वाला होना चाहिए। तो अपने पास कैटायन इजीली कौन बनाएगा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लीस्ट होगी। तो अपने पास ये RbCl देखें, तो RbCl में Rb प्लस अल्कली मेटल है और ये हेलोजन है। तो अमोंग पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो किसकी होती है, Cl की होती है। और सबसे लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, अल्कली मेटल्स की। तो यहाँ पर हमारे पास लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी Rb प्लस की है और ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर जो फुलफिल हो रही है अमोंग ऑल 4 ऑप्शंस, आयनिक बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा RbCl में। तो यही नॉन डायरेक्शनल नेचर शो करेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स ए सॉल्यूशन विच इज़ नॉन कंडक्टिंग। तो अपने पास यहाँ पर अपने को कौन सा देखना है, एक आयनिक कंपाउंड नहीं देखना है जो कि आयंस में डिसोशिएट हुए, क्योंकि हमारे पास कंडक्शन या कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्री आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल एकमात्र ऐसी स्पीसीज है जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में वो फर्दर आयंस में डिसोशिएट नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन अपन ROH ले लें, वाटर में यदि अपन डिसॉल्व करते भी हैं तो भी हमारे पास क्या होगा, ये किसी आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा। बट बाकी ऑप्शंस को देखें, जैसे ग्रीन विट्रोल है, ग्रीन विट्रोल, ठीक है, ग्रीन विट्रोल हमारे पास में क्या होता है, FeH2O का होल 6SO4। ठीक है, तो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये 2 आयंस में डिसोशिएट हो सकता है, एक तो SO4 2- प्लस दूसरा हमारे पास FeH2O का होल 6 2+। तो यहाँ पर एक कैटायन और एनायन हमारे पास मिल रहा होता है। इसी में बाकी अपन देखें, जैसे चिले और इंडियन सॉल्ट पीटर, तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो NaNO3 हो जाएगा। NaNO3 जो डिसोशिएट होता है वो किस में हो जाता है, Na+NO3- में। पोटास एलम की बात करें तो पोटास एलम में भी हमारे पास में वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आयंस प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये कंडक्शन शो करेंगे, नॉन कंडक्टिंग नहीं होंगे। तो पोटास एलम K2SO4 EL2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O है। जैसे अपन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास पोटेशियम SO4 2- एल्यूमिनियम 3+, सारे के सारे आयंस अपने को ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। तो केवल अल्कोहल ही ऐसा कंपाउंड है जो कि फर्दर आयोनाइज नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या जब वाटर में डिसॉल्व इसको किया जाएगा। नेक्स्ट है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट LiCl एंड NeCl इज रॉन्ग। तो हमारे पास LiCl हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NeCl। तो अपने पास जो कोवलेंट करेक्टर के लिए अपन देखते हैं, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कोवलेंट करेक्टर के, कोवलेंट करेक्टर। ठीक है, अब जो कोवलेंट करेक्टर होगा या पोलराइजेशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कैटायन की साइज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनायन की साइज के, यानी रेडियस ऑफ एनायन की। तो यहाँ पर अपने पास लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, तो इन दोनों में अपन यदि साइज़ की बात करें, रेडियस ऑफ कैटायन, तो लिथियम प्लस की जो साइज़ है वो सोडियम प्लस से हमारे पास कम होगी। तो हमारे पास जो कोवलेंट करेक्टर की बात है, तो कोवलेंट करेक्टर, क्योंकि क्लोरीन तो दोनों में ही सेम है, तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा किस में, LiCl में, देन NaCl। ठीक है, तो NaCl में कोवलेंट करेक्टर कम है, तो ये मोर आयनिक नेचर का होगा, आयनिक इन नेचर, मोर आयनिक इन नेचर, यानी परसेंटेज आयनिक करेक्टर हाई होंगे, परसेंटेज आयनिक करेक्टर हाई होंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो भी क्या होंगे, हाई होंगे। अपने पास कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड में यदि कंपैरिजन किया जाए कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आयनिक बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे बने हुए कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है LiCl डिजोल्व्स मोर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वेयर एज NaCl डज नॉट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक हमारे पास बेंजीन,
जैसे हमारे पास बेंजीन। तो ये नॉन पोलर जनरली होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स, तो उस बेसिस पे उनको पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व इजीली नहीं किया जा सकता, बट आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व किया जा सकता है। ये लाइक डिजोल्व्स लाइक वाला कंसेप्ट है। तो ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पर अपन ने कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर देखा है। कोवलेंट करेक्टर में LiCl मोर कोवलेंट करेक्टर रख रहा है देन NaCl। इसके बाद बोला गया LiCl वुड आयोनाइज इन वाटर लेस देन NaCl, या इससे पहले अपन ये देख लेते हैं फ्यूज्ड LiCl वुड बी लेस कंडक्टिंग देन फ्यूज्ड NaCl। तो सही बात है, फ्यूज्ड LiCl में भी आपके पास में लिथियम प्लस और Cl माइनस मिलेगा और यहाँ पर सोडियम प्लस और Cl माइनस। तो अपने पास जो मूवमेंट होगी वो यहाँ पर किसकी ज़्यादा होगी, NaCl की, क्योंकि ये आयंस में डिसोशिएट जल्दी प्रेफरेबली होगा। बट LiCl के कोवलेंट करेक्टर होने की वजह से इसके आयंस जो प्रोड्यूस होंगे वो रेस्पेक्टिवली कम होंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स तो क्या है, ट्रू है। बट यहाँ पर अपन सी पॉइंट को यदि देखें तो LiCl जो आयोनाइज होना होगा वाटर में वो कम होता है कंपेयर टू NaCl। तो ये गलत बात है, क्योंकि हमारे पास यदि अपन लिथियम प्लस और सोडियम प्लस को वाटर में डिजोल्व करके आयोनाइज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, H2O लेयरिंग होती है, तो हाइड्रेशन देखा जाता है। तो हाइड्रेशन हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास यहाँ पर स्मॉलर साइज कैटायन हो जिसके चारों तरफ मल्टीपल लेयर्स हमारे पास में H2O की अटैच हो सकती है। तो लिथियम प्लस का हाइड्रेशन मोर होता है क्योंकि इसकी साइज कम है। इस वजह से मोर हाइड्रेशन होने की वजह से अपन बोल देते हैं कि ये हमारे पास लिथियम जो है वो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो मोर हाइड्रेशन मोर स्टेबिलिटी मिल रही है, तो यानी मोर आयोनाइजेशन। तो LiCl का आयोनाइजेशन वाटर में मोर होता है कंपेयर टू NaCl। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपाउंड दिए गए, तो मेल्टिंग पॉइंट को अपन डायरेक्टली लेटिस एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। लेटिस एनर्जी यदि हमारे पास में हाई होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो इस बेसिस पे अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेटिस एनर्जी हमारे पास में अपने को चेक करना है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। बट अपने पास यहाँ पर कैटायंस तो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और बेरियम 2+, तो चार्ज डेंसिटी कैटायन एनायन पे ज़्यादा हो, इसके लिए अपन कौन से सॉल्ट्स लेंगे, मैग्नीशियम और बेरियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है। इसके साथ साथ अपन यदि पोलराइजेबिलिटी की भी बात करें, यदि कोवलेंट करेक्टर की भी बात करें, तो उस बेसिस पे Cl- का पोलराइजेशन ज़्यादा हो सकता है बिकॉज इसकी साइज़ क्या है, ज़्यादा है O2- के कंपैरिजन में। तो पोलराइजेशन की पॉसिबिलिटी भी हमारे पास लीस्ट है O2- में, तो वहाँ पर अपन आयनिक नेचर ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड में से यदि अपन कंपैरिजन करें कि किस में लेटिस एनर्जी हाई होगी, तो हमारे पास यहाँ पर O2- तो कॉमन हो गया, फिर अपन Mg2+ और बेरियम 2+ में कंपैरिजन करते हैं। तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ बढ़ती है, तो Mg2+ की जो साइज़ होगी वो R+ वो लेस होगी, R+ लेस होगी, इसका मतलब लेटिस एनर्जी हाई होगी, लेटिस एनर्जी हाई होगी। तो लेटिस एनर्जी हाई होने का मतलब क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होना। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।